हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का सारा थियोरेटिकल पोर्शन। डिसोल्यूशन चैप्टर में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम एक वन शॉट में रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है सर हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है सर हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है हमारे पास खत्म हो जाना, टर्मिनेशन हो जाना। तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है हमारे पास और नया एग्रीमेंट हमारे पास बन जाता है फॉर्म का ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो ही हमने बंद कर दिया है। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हमने क्लोज कर दिया अपना बिजनेस, उसका एंड कर दिया है और जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो हम बेच देंगे। जब हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है, जितनी लाइबिलिटीज है वो हम पे करेंगे और जितना भी हमारे पास पार्टनर्स का अकाउंट है उसको हम सेटल कर देंगे। अब जो पार्टनरशिप है इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केस। किस किस केस में बेसिकली हमारे पास डिसोल्यूशन होता है। देखो, किस भी केस में होगा जब भी हमारे पास चेंज इन पीएसआर होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, एक्सपल्जन्स पार्टनर के केस में, डेथ के केस में, अगर एक्सपायरी हो रही है हमारे पास प्रीवियस पार्टनरशिप की और हमारे पास इंसॉल्वेंसी है पार्टनर्स की। ये बेसिकली हमारे पास पार्टनरशिप का हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। और पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन किस केस में होता है, वो होता है सर हमारे पास दो तरीके से होता है। एक होगा जब हमारे पास कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, एक केस होता है जब हमारे पास कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, कोर्ट के ऑर्डर से होता है। जब कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है तो इसमें भी तीन केस है। सबसे पहला केस है कि हमारे पास म्यूचुअल एग्रीमेंट की मदद से होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन की मदद से होगा और हमारे पास कोई भी इवेंट की वजह से होगा। इसमें तीनों में सेक्शन है। इसमें सेक्शन है सेक्शन 40, इसमें होता है सेक्शन 41 और इवेंट में होता है सेक्शन 42। इन तीनों का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट को। इसमें आ जाता है कि जब हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्यों बंद हो रही है। वो बंद हो रही है क्योंकि हमारे पास जितने भी सब पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। ठीक है जी। कंपलसरी का मतलब है, कंपलसरी तब होगा जब या एक या फिर सारे के सारे हमारे पास पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो गए या जो फॉर्म है वो अनलॉफुल यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। और ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट यानी कि सेक्शन 42 में कब होता है, जब हमारे पास इंसॉल्वेंसी हो, कि हमारे पास इस हालत में नहीं है कि अपने जो है सब चीज़ें कर पाए। डेथ के केस में हो जाता है, फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हम ऑब्जेक्टिव, या फिर एक्सपायरी हो रही है हमारे पास फॉर्म के पीरियड की, है ना, ये इसके अंदर जाता है। फिर इसके अंदर नोटिस पीरियड भी आ जाता है। नोटिस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ड्यूरेशन है पार्टनरशिप फॉर्म की वो हमारे पास फिक्स नहीं थी और उस केस में कोई भी पार्टनर हमारे पास नोटिस दे देता है अदर पार्टनर्स को कि फॉर्म को भैया बंद कर दो। फिर आ जाता है कोर्ट का ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कोर्ट का जब ऑर्डर होगा तो सेक्शन हो जाएगा सर 44 और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि जब किसी भी पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो जाता है यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका माइंड सेट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उस केस में हमारे पास हो जाएगा। इसमें आ जाता है कि कोई भी हमारे पास इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज करने के लिए, उस केस में होगा। कोई भी मिसकंडक्ट कर रहा है, उस केस में होगा। कोई भी हमारे पास क्या करता है, ब्रीच करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, इस केस में हो जाता है। तब होता है जब हमारे पास सारा का सारा इंटरेस्ट जो है किसको चले जाता है, हमारे पास थर्ड पार्टी को चले जाता है। में आ जाता है कि जो कोर्ट है उसने देखा कि फर्म जो है अपना बिजनेस नहीं कर सकती है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में फर्म को बंद करना पड़ेगा। जब कोर्ट हमारे पास ये देखता है कि डिसोल्यूशन ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है उसको करने का, तब हम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। ये इसके बेसिकली पॉइंट आ जाते हैं। फिर है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है बेसिकली जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एग्रीमेंट है उसका एंड हो रहा है और फॉर्म अपना कंटिन्यू करेगी बिजनेस नए एग्रीमेंट के साथ। यहाँ पर जो फॉर्म है वो ही बंद हो गई, फॉर्म ही हमारे पास क्लोज हो गई है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर बिजनेस हमारे पास एंड पर आ जाएगा। अगला लिखा है इकोनॉमिक रिलेशन। यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशन है पार्टनरशिप के अंदर वो हमारे पास चेंज हो जाता है क्योंकि रेशो चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एंड, वो तो खत्म ही हो जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज नहीं होती है, यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है सर हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से जो हमारे पास पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। कोर्ट का इंटरवेंशन, यहाँ पर कोई भी कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, खुद से हम जो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ कर लेते हैं
यहाँ पर जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कोर्ट का इंटरवेंशन। फिर चलते हैं सर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिसोल्यूशन के जो हमारे पास अकाउंट्स है उनका किस तरीके से सेटलमेंट होता है। देखो यहाँ पर एक होता है सेक्शन 48 है वो पार्टनरशिप एक्ट का, वो क्या कहता है कि जो भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनको हम सेटल करना पड़ेगा, फॉर्म का अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा डिसोल्यूशन के बाद। कैसे होगा, सबसे पहले चलते हैं लॉस के केस में। लॉस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डेफिशिएंसीज कैपिटल की, वो किस तरीके से होंगी, सबसे पहले तो प्रॉफिट से दिया जाएगा, प्रॉफिट से नहीं दे सकते तो कैपिटल से। लास्ट किससे देना पड़ेगा, लास्ट देना पड़ेगा सर हमारे पास पार्टनर्स के PSR से। ये सेक्शन 48 का ए पॉइंट हमारे पास सब सेक्शन हो जाता है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। देखो जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर यूज में आएंगे। सबसे पहले तो जितने भी एसेट्स हैं वो फॉर्म का डेट चुकाने में हमारे पास यहाँ पर यूज करे जाएंगे थर्ड पार्टी को। फॉर्म के जितने भी लोन है वो यहाँ से चुकाए जाएंगे, फॉर्म की जितने भी कैपिटल है वो यहाँ से देनी पड़ेगी। लास्टली जो भी हमारे पास सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास पार्टनर्स में, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में। जितना भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है फॉर्म का डेट का और प्राइवेट डेट का सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग, वो क्या कहता है, वो कहता है सर इसमें बेसिकली 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम एसेट सेल करेंगे तो कुछ अमाउंट हमारे पास रियलाइज होगा, उस अमाउंट को हम फॉर्म्स के डेट को पे करने में लगा देंगे। अगर कुछ सरप्लस उसके बाद भी बच जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम प्राइवेट एस्टेट यहाँ पर सेल करेंगे तो अमाउंट रियलाइज होगा, तो अमाउंट सबसे पहले तो कहाँ पर जाएगा, जितने भी प्राइवेट डेट्स है पार्टनर के, और कोई भी अगर सरप्लस बच जाता है तो पे करने में चला जाएगा जितने भी फॉर्म के डेट है, ये इसके अंदर आ जाता है। अब फॉर्म के डेट और प्राइवेट डेट का बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है कि बेसिकली सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। देखो मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फॉर्म का डेट है, फॉर्म का डेट का मतलब क्या हो गया, जो भी डेट हमारे पास फॉर्म देगी आउटसाइडर्स को। प्राइवेट डेट कौन से डेट होते हैं, जो हमारे पास पार्टनर देगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। हु इज लायबल, यहाँ पर फॉर्म के डेट के लिए जितने भी पार्टनर हैं वो सब लायबल होंगे। प्राइवेट डेट के लिए जिस भी पार्टनर की वो लायबिलिटी है वो यहाँ पर हमारे पास लायबल होगा। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड होती है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द फॉर्म डेट। यहाँ पर जो भी कंसर्न पार्टनर है उसकी बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अगला आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें आ जाता है जो भी हमारे पास सरप्लस होगा पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओवर इज प्राइवेट डेट, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्म का डेट देने में, और यहाँ पर जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे पेमेंट करने में प्राइवेट डेट्स के। फिर आ जाता है सर हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली हमारे पास क्या किस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले तो हम जितनी भी बैलेंस शीट में जितने भी सारे एसेट्स हैं, जितनी भी सारी लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पर लिखते हैं। जितने भी हमारे पास सारे एसेट्स होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसमें कुछ चीज़ें नहीं जाती है, जैसे कैश और बैंक का बैलेंस, वो जाएगा कैश या फिर बैंक अकाउंट में। जितने भी हमारे पास यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स है वो नहीं जाते। डेबिट बैलेंस PL अकाउंट का वो नहीं जाता, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं जाती। और जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में चली जाती है। और यहाँ पर एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास डेटर की वैल्यू होती है वो हम ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, उसमें से जो प्रोविजन करके माइनस करके लिखते हैं ना वो नहीं, प्रोविजन इधर चले जाएगा, डेटर इधर चले जाता है। और लायबिलिटीज में क्या जाएगा, सारी चीजें जाएंगी, लेकिन जो PL का बैलेंस है, रिजर्व है, पार्टनर का कैपिटल है, लोन है, वो यहाँ पर नहीं जाएगा। उन सबके सेपरेट हमारे पास यहाँ पर अकाउंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज है वो हम पे करेंगे इधर बैंक अकाउंट के नेम से। जितने भी सारे एसेट्स हैं वो सब हम लिखेंगे इधर, ठीक है जी, बाय बैंक के नाम से। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कुछ भी एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के वो इधर आ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट की मदद से पैसा आया तो इधर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है सर हमारे पास इसी अकाउंट में आगे चलेंगे। अगर कोई भी पास पार्टनर ने एसेट ले लिया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नेम से इधर, अगर पार्टनर ने कोई भी लायबिलिटी दी है तो इधर। लास्ट में हमारे पास क्या होगा, अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो लॉस आ जाएगा, बैलेंस इधर आ रहा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस लिखा जाता है, जर्नल रिजर्व, PL का बैलेंस, WCR, ये सब चीजें इधर आ जाएंगी। कोई भी हमारे पास लायबिलिटी ली है पार्टनर ने तो इधर आ जाएगी। हमारे पास प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट का इधर आ जाएगा। और अगर कोई भी कैश ब्रॉट इन है वो आ जाएगा। इधर क्या आएगा, अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर ने एसेट लिया है और डेबिट में वैल्यू कम होती है, क्रेडिट में बढ़ती है तो इधर आ जाएगी। कोई भी लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट का तो इधर, और कोई भी अगर हमारे पास एक्सेस कैश है तो वो भी इधर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता है ना, यहाँ पर या तो कैश ब्रॉट इन होगा या फिर एक्सेस कैश होगा। फिर आ जाता है सर रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन। अभी तक तो देखो हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा था, रियलाइजेशन नई चीज यहाँ पर इस चैप्टर में देखने के लिए मिल जाती है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हमारे पास बनाया जाता है एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में। जो हमारे पास
रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो बनता है सर डिसोल्यूशन के केस में, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिकली एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़िया कम हो रही है। यहाँ पर जो एसेट और लायबिलिटी है, एसेट तो बिक रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, तो कोई भी चीज बचती नहीं है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन के इसको बनाने का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस केस में बनता है जब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट होती है एसेट और लायबिलिटी की। यहाँ पर बनती है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि जब हमने एसेट बेचे और लायबिलिटी का रिपेमेंट करा तो हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद भी फॉर्म जो है चलती रहती है, यहाँ पर फॉर्म हमारे पास खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। यहाँ पर लिखा जाता है हमारे पास बुक वैल्यू और बेसिकली रिवाइज वैल्यू का डिफरेंस हम करते हैं कि अगर कोई हमारा एसेट 1 लाख का है ना, एसेट 1 लाख का है, अब वो बढ़ करके 1,20,000 का हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस लिख लेंगे हम कि हमारे पास 20,000 से एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख लो। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, लिखा जाता है एसेट की रियलाइज वैल्यू लिखी जाती है और एक्चुअल पेमेंट लिखी जाती है लायबिलिटी की, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर सर आ जाता है हमारे पास व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाएगा, ये हमारे पास बनाया जाता है, कई बार बनाया जाता है एक फॉर्म में, ठीक है जी। और ये कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनता है। आगे चलते हैं, लिखा गया है जितने भी हमारे पास ट्रांसफर होते हैं एसेट्स और एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में, देखो उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है कि सबसे पहले तो कैश और बैंक का बैलेंस हम यहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं, वो हमारे पास कहाँ पे चल जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में। फिक्टिशियस एसेट जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं वो जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उनको भी रियलाइज नहीं करते हैं। जितने भी एसेट्स होंगे जिसमें प्रोविजन होगा या रिजर्व होगा वो हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, प्रोविजन तो अपोजिट साइड में चल जाता है, क्रेडिट साइड में। फिर है सर हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज है उसके बारे में क्या लिखा गया है कि जो भी हमारे पास आइटम्स होगी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, जैसे कि एक्यूमुलेटेड का पीएल है ना, और रिजर्व्स होगी वो चले जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई भी लोन है जो भी उस इंसान के पार्टनर के हमारे पास रिलेटिव का है वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरीके से ट्रीट होता है, ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई भी अगर पार्टनर का लोन है तो उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में हम लिखेंगे। ट्रांसफर करने के लिए है जितने भी रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है। सबसे पहला केस है गिवन है कि जब हमारे पास क्लेम नहीं गिवन है तो इस केस में हम क्या करेंगे, WCR हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगले में चलते हैं, जब हमारे पास क्लेम होता है WCR का गिवन, तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या है, अमाउंट ऑफ क्लेम कम है और WCR हमारे पास ज्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे, एक एंट्री बनेगी WCR टू रियलाइजेशन। पहले तो एंट्री बनी और जो भी बैलेंस अमाउंट है WCR को ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में PSR में। अगला लिखा है जो क्लेम है वो WCR के इक्वल है, तो जितना भी हमारे पास रिजर्व है वो ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन में, तो एंट्री बनी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला है लिखा हुआ है जो क्लेम है वो ज्यादा है WCR कम है, तो जितना भी हमारे पास रिजर्व है वो क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में WCR टू रियलाइजेशन। जितने भी हमने केस पढ़े जो हमारे पास क्लेम है उसके लिए हमारे पास एंट्री बनेगी पे करने की, वो बनेगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पर 2 ही केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जो भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो दोनों अगर बैलेंस शीट में गिवन होता है तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है जब हमारे पास IFF ही गिवन होता है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन नहीं होती, तो जितना भी IFF है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फिर है सर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट केसेस जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट केस है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे भी फर्म ने करे हैं और अपने बिहाफ पे करे हैं, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक जो भी वहां पर गिवन होगा। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे पास पार्टनर ने पे करे हैं फर्म के बिहाफ पे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। थर्ड केस लिखा है जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो फर्म ने पे करे हैं, किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे करे हैं, हु हैज टू बियर सच एक्सपेंसेस, जिसने बियर करे हैं। अगला लिखा है एंट्री आ जाएगी पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगला लिखा है जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो पे करती है पार्टनर और बोन करती है पार्टनर, तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। फिर है हमारे पास जो हमारे पास पार्टनर है वो पे करता है कुछ फिक्स्ड अमाउंट, किस पर्पस के लिए, बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस और एक्चुअल एक्सपेंसेस के लिए, और बॉन्ड भी हमारे पास कौन करता है, पार्टनर करता है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगला हमारे पास केस है जब हमारे पास जो पार्टनर है वो पे कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट, बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस और एक्चुअल एक्सपेंस, और जो बॉन्ड हो रही है वो फॉर्म कर रही है, तो 2 एंट्री बनेगी। सबसे पहली है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है सर हमारे पास केस नंबर 7 कि जो भी एक्सपेंसेस है वो पे कर रहा है एक पार्टनर बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, तो इस केस में एंट्री बनेगी पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो कि बियर कर रहा है, और पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो कि हमारे पास पे कर रहा है एक्सपेंस।
बियर करने वाला हमारे पास डेबिट होगा, पे करने वाला हमारे पास क्रेडिट होगा। अगला टॉपिक है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। देखो इस केस में क्या है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उसके जितने भी एसेट्स होंगे वो बेसिकली यूटिलाइज करे जाएंगे पेमेंट करने में जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होगी फर्म की, और एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अगला है कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लोन बाय पार्टनर टू कैश और बैंक। फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बेसिकली अगर हमारे पास लिखा गया है, दो केस आ जाते हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहला केस आ जाता है पार्टनर हमारे पास लेकर के आएगा कैश, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री क्या बनती है, जब हमारे पास पार्टनर इज पेड क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री बनती है पार्टनर का कैपिटल टू कैश और बैंक, ये रिवर्स हो जाएगी। फिर रहता है सर कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर डिसोल्यूशन चैप्टर में बेसिकली जो हमारे पास बैलेंस शीट तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि लास्ट में हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाती है। यहाँ पर ये बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट आपका लास्ट में मैच होना चाहिए कि हमारे पास जितनी में हमारे पास पेमेंट हुई, जितनी में हमारे पास पैसा आया, वो हमारे पास इक्वल हो। सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस उतार देंगे, बैलेंस उतरता है इधर, अगर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस इधर आ जाएगा। फिर जितना भी हमारे पास पैसा आया एसेट्स बिकने के बाद वो इधर आ जाएगा, जितना भी हमारे पास पार्टनर पैसा लेकर के आया वो इधर आ जाएगा। लायबिलिटी पे करी तो पैसा गया है हमारे पास, ये इधर चला जाएगा। जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए वो इधर आ जाएंगे। लोन अकाउंट में हमें पार्टनर को पैसा देना पड़ा वो इधर आ जाएगा, और जितना भी हमारे पास एक्सेस पैसा है जो कि हमने पार्टनर को पे करा है वो भी इधर आ जाएगा। सारी चीज़ें करने के बाद जो लास्ट में टोटल है, जो लास्ट में इसका टोटल है वो हमारे पास यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ये जो टोटल होगा ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ आपने रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में गलती करी है। ये बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर की लर्निंग है। ठीक है जी, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था इसका मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन। कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन, यानी कि अगर हम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली समझे तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप वो भी अच्छे से एंड तक बिल्कुल अच्छे से जरूर देखना, उसमें सारी चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखो बेसिकली हमारे पास चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक चीज़ होती है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सबसे पहले तो मतलब समझो। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। ये तो पहली चीज हो गई डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि फर्म ही अब हम अपनी क्लोज करें। जब हम फर्म क्लोज करेंगे तो जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो टू बी पेड ऑफ होगी, और जितने भी एसेट्स होंगे वो टू बी सोल्ड ऑफ होंगे। ये चीज क्लियर है, समझो इसको भी। देखो जब भी हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगी, है ना, जब भी हमारे पास डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगी, तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती है बिजनेस के अंदर। एक होता है हमारे पास लायबिलिटीज, एक होता है हमारे पास एसेट्स, है ना। फर्स्ट चीज होती है हमारे पास लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, और एक होता है हमारे पास एसेट्स। तो लायबिलिटीज का हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को हम पे करेंगे, क्योंकि अब हमारा बिजनेस जो है वो क्लोज हो रहा है। तो टू बी पेड ऑफ, टू बी पेड ऑफ, है ना। और एसेट्स को क्या करेंगे, एसेट्स जितने भी उनको बेच दो, टू बी सोल्ड ऑफ, टू बी सोल्ड ऑफ, है ना। अब बिजनेस में बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एसेट होते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, एक होता है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स। एक तो होता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो जाता है हमारे पास जैसे कि गुडविल, ठीक है। अब जितने भी टेंजिबल एसेट हो गए उसको आप कैसे बेच सकते हो, सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि जितनी वैल्यू पर बोला जाए आपको उतनी वैल्यू पर बेचना है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि 1 लाख की मशीनरी है, वो कहा गया है कि 1,20,000 पे बिक रही है, तो 1,20 पे बेच दो, है ना। अगर 1 लाख की मशीनरी है और बोला गया है क्वेश्चन में कि आप उसको 120 की सेल करो, तो 120 की रियलाइज हो गई वैल्यू उसकी, है ना। दूसरी चीज क्या है कि अगर उसकी कीमत 1 लाख है और कुछ नहीं बताया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको 1 लाख की ही बेच दोगे, ठीक है। बात करें इंटेंजिबल एसेट की, इंटेंजिबल एसेट में भी ऐसा ही है। सबसे पहले गुडविल है, गुडविल लिखी जाएगी, ब्रॉट डाउन होगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जितने की ब्रॉट डाउन हुई है और बोला गया है उसको सोल्ड ऑफ करने के लिए, तो आप उसको सोल्ड ऑफ करोगे। लेकिन अगर नहीं बोला गया है सोल्ड ऑफ करने के लिए, तो आप उसको सोल्ड ऑफ नहीं करोगे। ये चीज समझ में आई है हमारे पास। बेसिकली एसेट और लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है। अब रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखो जितने भी हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी होगा हमारे पास जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी रिजर्व्स होंगे वो जाएंगे हमारे पास कैपिटल अकाउंट में।
कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल का क्या करेंगे सर? कैपिटल लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट में और उनका भी सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी आप सिमिलर क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। दो चीज ये हो जाती है हमारे पास। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके बाद अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या फिर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी क्या हो जाएंगे? टू बी पेड ऑफ, उसको भी आप क्या करोगे? पे कर दोगे, है ना। ठीक है, और जितने भी कुछ अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस गिवन है, रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसको भी आप क्या कर दोगे? पेड ऑफ कर दोगे, है ना। समझ में आई ये भी चीज? तो बेसिकली जितनी भी ये सब चीज है, चाहे वो हमारे पास एसेट्स हो, चाहे वो हमारे पास रिजर्व्स हो, चाहे वो हमारे पास लाइबिलिटीज को पे करना हो, चाहे वो हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या बैंक ओवरड्राफ्ट, जितनी भी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये कहां से हम इनको पेमेंट करेंगे या कहां से इनको बेचेंगे? ये सब चीजें हम करेंगे एक अकाउंट से जिसका नाम होता है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आया? यहाँ पे जो इस चैप्टर में अकाउंट बनते हैं, सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जितनी भी कैपिटल का बैलेंस होता है या रिजर्व्स या जितने भी पीएल के बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सब चीजें इसमें लिखेंगे। पार्टनर का लोन, अगर पार्टनर ने लोन लिया है या दिया है तो लोन अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सर यहाँ पे एक डाउट आएगा कि सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बची? अरे भाई, जब आपने सारी एसेट्स को बेच दिया, सारी लाइबिलिटीज का पेड ऑफ कर दिया, तो किस नाम की बैलेंस शीट रह जाती है? तो फाइनल सेटलमेंट हमारे पास कहां से होगा? बैंक अकाउंट से होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं आपने रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? देखो ऐसा होता है हमारे पास बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। इधर आपको लिखना होता है डेबिट, इधर हमारे पास लिखा जाता है क्रेडिट। देखो अब जो इसका नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? नेचर होता है इसका नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हो गया सर? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में और इनकम एंड गेन्स। अगर डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कब होंगे? जब आप लाइबिलिटीज को पे करोगे। अगर आप इधर लाइबिलिटी को पे करोगे, क्या आपको पहले लाइबिलिटी लिखनी भी होगी? ऑब्वियस सी बात है, आपको इसमें सबसे पहले जितनी भी सारी लाइबिलिटीज होती हैं उसको ब्रॉट डाउन करना होता है। लाइबिलिटीज कहां से आती है? बैलेंस शीट में जितनी भी सारी लाइबिलिटीज है वो यहां पर लिख दो। ठीक है, बैलेंस शीट में होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, देखो जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है ना, इसी तरीके की होती है हमारे पास बैलेंस शीट। इधर सारी लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज के साथ क्या होता है? कैपिटल होता है। इधर सारे एसेट्स होते हैं, है ना। अगर हम इसके बाद अपना एक अकाउंट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। उसका भी फॉर्मेट ऐसा ये होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये जितनी भी कैपिटल है ये तो चली जाएगी हमारे पास कैपिटल अकाउंट में, लिख लोगे आप। और ये जितनी भी लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज इधर ब्रॉट डाउन हो जाएंगी। ये जितनी भी सारे एसेट्स हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले इधर हमारे पास ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। फिर इसका पेमेंट होगा। पेमेंट करने के लिए इसका नेचर नॉमिनल नेचर का होता है, तो जितनी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा वो इधर हो जाएगा, जितनी भी हमारी एसेट सोल्ड होगी वो इधर हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे पास इनकम और गेन के अकॉर्डिंग जब एसेट बिकेगा तो फायदा होगा, पैसा आ जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ था हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो जितनी भी सारी लाइबिलिटीज हैं एक्सक्लूडिंग, अब उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सक्लूड करनी होती है। ऑब्वियस सी चीज है कि हमारे पास रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या चीज आएगी हमारे पास? कई बार क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन होता है और वो एसेट साइड में गिवन होता है, डेटर्स माइनस प्रोविजन, है ना। तो आपको इधर लिखना है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? इधर लिखोगे जितने भी सारे एसेट्स हैं। एसेट्स में सबसे पहले तो दो चीज मेन आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज जो डेटर की वैल्यू आपको लिखनी है वो ग्रोस वैल्यू लिखनी होती है। ग्रोस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें से हम प्रोविजन अभी तक माइनस नहीं करा है। और दूसरी चीज इंटेंजिबल एसेट यानी कि गुडविल भी आपको लिखनी है। इस केस में गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, उसको आपको यही डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करना होता है। और क्या चीज नहीं लिखनी होती है? सबसे पहली चीज है कैश और बैंक का बैलेंस। कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, अगर आपके पास कोई पीएल का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना।
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी कोई एसेट साइड में लिखी यानी कि डेबिट नेचर की, तो वो भी कहां पर एक्सक्लूड हो जाएगी। ये चीज क्लियर है जी। अभी हमने सबसे पहले अपने सारे एसेट्स लिख लिए, सारे लाइबिलिटीज लिख लिए, है ना। अब इनका पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज को टू बी पेड ऑफ करना है, तो कहां पे करोगे, इधर पे करोगे, क्योंकि तभी तो हमारा एक्सपेंस होगा। तो टू बैंक अकाउंट के नेम से आपको पेमेंट करनी है जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होगी। नेक्स्ट, अब ये जो एसेट है ये कहां पर बिकेंगे, ये बिकेंगे इधर वाली साइड में बैंक और कैश के नेम से, क्योंकि जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो हमारे पास बेसिकली रूल के अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर ही आएगा क्योंकि इनकम एंड गेन्स वाला रूल है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसका अमाउंट पे करना है, वो भी इधर से पे होगा टू बैंक या फिर कैश के नेम से, या फिर कोई भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो भी इधर बैंक और कैश के नेम से पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अगर कोई भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पेमेंट जो है पार्टनर ने करा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से हम उसको लिख देंगे। अब इधर क्या आ जाता है, कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, जिसका अमाउंट रिसीव हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा रियलाइजेशन का अमाउंट जो है हमारे पास रिसीव हुआ हो, वो भी बैंक और कैश के नेम से आएगा। या फिर पार्टनर्स ने अगर कोई भी एसेट ले लिया है तो वो कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नेम से आएगा। अब मेन चीज क्या है कि आपको उधर वाली साइड का टोटल करना है, वो टोटल ज्यादा है, इधर वाली साइड कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया तो आपको उसको कहां पर लिखना होता है, इधर लिखना होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से, है ना। इधर आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, लिखोगे आप बाय लॉस, और वो ट्रांसफर किस में हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस तब आएगा जब इधर वाली साइड यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है, और प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। इतनी चीज समझ में आई। चलो जी नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट क्या होता है हमारे पास, देखो जो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है वो होता है क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस शीट में क्या कुछ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखना है। कुछ हमारे पास लाइबिलिटी साइड में रिजर्व या फिर पीएल का बैलेंस गिवन होता है जो कि प्रॉफिट होता है, वो आपको इधर लिखना होता है क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है तो आप लिख सकते हो। रियलाइजेशन में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको इधर लिखना है, अगर आपको लॉस होगा तो आपको डेबिट साइड में लिखना होता है ना। अगर कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज पार्टनर ने टेकन ओवर कर दी तो आपको इधर लिखनी होती है, अगर कोई एसेट टेकन ओवर कर दिया है तो आपको इधर लिखना होता है ना। और इधर एक चीज और आती है जिसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या फिर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, तो वो धरा जाता है ना। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, बाय कैश और बैंक के नेम से लिखना है। अगर कैश ब्रॉट इन हुआ है तो इधर आएगा, अगर हमारे पास एक्सेस कैश पेड हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाता है। ये था हमारे पास बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। इसके बाद जो हमारे पास अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो होता है कैश अकाउंट का। ये इसका नेचर क्या होता है, ये डेबिट में इंक्रीज होता है और क्रेडिट में डिक्रीज होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास बैंक का या फिर कैश का बैलेंस गिवन होगा तो आपको इधर ब्रॉट डाउन करना है ना। अगर वो ओवरड्राफ्ट है या फिर नेगेटिव बैलेंस है तो आप इधर ब्रॉट डाउन करोगे। अब जब भी आपके एसेट बिकेंगे क्या आपके पास कुछ पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इधर लिखना है एसेट रियलाइज होने पे, है ना। किस नेम से आएगा, रियलाइजेशन के नेम से। अगर आपने कोई लायबिलिटी पे करी है तो पैसा पे करा होगा, आपने पैसा दिया होगा तो चला जाएगा क्रेडिट साइड में। अगर कोई एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट करी है वो भी इधर चला जाएगा, है ना। इधर क्या जाएगा, नेक्स्ट चीज है पार्टनर्स कैपिटल के नेम से जाएगा। कब, अगर कैश ब्रॉट इन हुआ है पार्टनर के थ्रू, है ना, तो इधर चल जाएगा पार्टनर्स के नेम से। और इधर जाएगा जब एक्सेस कैश पे होगा पार्टनर को, तब वो चीज जाएगी। लास्ट वो एक चीज होती है पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर के लोन अकाउंट में आपने पेमेंट करी है तो इधर चले जाएगा, है ना। तो इसमें लास्ट चीज यही चीज क्या होती है, जो आपका डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारी बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज इक्वल होती थी तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अब इसका एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मेरे साथ साथ आप रीड करोगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। एक ही रेशो होती है हमारे पास, कोई ओल्ड नहीं होती कोई न्यू नहीं होती, एक ही रेशो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं 3:2, है ना। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या गिवन है, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स मेनली हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। कैपिटल का बैलेंस गिवन है, कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। इधर क्या क्या है, कैश है, डेटर्स है, डेटर में से प्रोविजन माइनस हुआ लिखा है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है कुछ। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज हो रही है ना। लास्ट लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो यहाँ पर 3 अकाउंट बनने वाले हैं हमारे पास बेसिकली। तो देखो एक बनेगा हमारे पास यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट की मदद से। एक हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, है ना। एक हमारे पास बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स हैं उतने आपको लिखने होते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी है, ये हमारे पास पर्टिकुलर्स हो जाएगा।
फिर हमारे पास ए और बी हो जाएगा, है ना। इसमें लिख भी लेते हैं अभी हमारे पास। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, इधर क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड। इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल नेचर, यानी कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। नीचे वाला जो अकाउंट है वो है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पे भी लिख लेते हैं, एक बार नेम लिख लेते हैं। ये होगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। एक लास्ट अकाउंट और बन जाता है, वो बनेगा हमारे पास बैंक अकाउंट। इसमें लिख लेता हूँ मैं पर्टिकुलर्स, मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन कर सकते हो। पर्टिकुलर्स ए और बी, है ना। लास्ट अकाउंट बनेगा हमारे पास एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी हमारे पास, हमेशा शुरुआत होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में चेक करते हैं बैलेंस कितना गिवन है ना। बैलेंस गिवन है हमारे पास 1,50,000 और 90,000, 1,50,000 और 90,000। इतनी चीज़ क्लियर है। अब चलते हैं अपने सीधा एसेट्स और लायबिलिटीज़ की तरफ, है ना। एसेट्स सारे आपको कहाँ पे ब्रोट डाउन करने होते हैं? आपको सारे एसेट्स ब्रोट डाउन करने होते हैं डेबिट साइड में। तो एसेट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो एसेट है हमारे पास, कैश का जो बैलेंस है वो तो कैश अकाउंट में जाएगा। डेटर्स को उठाते हैं, 40,000 के डेटर्स, स्टॉक 54,800। यहाँ पे लिख लो टू एसेट्स ब्रोट डाउन। क्या क्या एसेट्स हैं हमारे पास? डेटर्स हो गया हमारे पास 40,000, डेटर्स की वैल्यू है 40,000, है ना। इसके बाद क्या था? स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक की वैल्यू थी हमारे पास 54,800, है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास? मशीनरी थी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग एक पीस। मशीनरी थी हमारे पास 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 1,20,000, है ना। ये सब हमने लिख लिया। इसका टोटल करेंगे हम, बाहर आ जाएगा। टोटल आ गया हमारे पास 2,54,800, है ना। इधर जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी कि बाय लाइबिलिटीज़ ब्रोट डाउन। लाइबिलिटीज़ में क्या था? मेनली हमारे पास क्रेडिटर्स ही था। क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो था हमारे पास, क्वेश्चन में चेक करते हैं, 20,000 के थे हमारे पास क्रेडिटर्स। इतनी चीज़ समझ में आई। देखो एक बारी बैलेंस शीट भी चेक करते हैं कि हमारे पास क्रेडिटर्स हमने लिख लिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लिया। इसके बाद बैंक का बैलेंस गिवन है हमारे पास 7,000, ये बैंक अकाउंट में जाएगा हमारे पास। डेटर लिख लिया हमने, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग। ये प्रोविजन रह गया। देखो ये जो 1800 का प्रोविजन है ना, ये भी आपको लिखना होता है। ये 1800 का प्रोविजन आप इधर लिखोगे। प्रोविजन है आपके पास 1800, है ना। इसको आप यहाँ पे भी वैल्यू को लिख करके प्लस करके बाहर लिख सकते हैं, तो आप बाहर भी लिख सकते हो एक साथ, है ना। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। बैंक का बैलेंस लिख लेते हैं। बैंक का बैलेंस है हमारे पास 7,000, तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, है ना। अब चलते हैं अपने सीधा एडजस्टमेंट्स की तरफ। जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास? एडजस्टमेंट ये रही, देखो क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट। सबसे पहले लिखा है कि स्टॉक 45 के आपके पास रियलाइज्ड हुआ है, मशीनरी 20% लेस देता है आपको वैल्यू, स्टॉक हुआ है 45। तो जब भी हमारे पास कोई भी हमारा एसेट बिकेगा तो इधर बिकेगा बाय बैंक अकाउंट के नेम से, है ना। क्या क्या बिका है? सबसे पहले तो स्टॉक बिका है हमारे पास, स्टॉक बिका है हमारे पास 45,000, स्टॉक बिका है 45,000। नेक्स्ट लिखा है मशीनरी, मशीनरी लिखी है 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी की बुक वैल्यू थी 40,000, 40,000 का 20% हो जाता है हमारे पास 8,000, यानी कि 32,000 की जो आपकी मशीनरी रियलाइज्ड हुई है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास डेटर 35,000 के गए हैं, डेटर्स 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग को भी देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग गई है हमारे पास
क्वेश्चन में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? 1,20,000, 1,20,000 पे 30,000 मोर, यानी कि 1,50,000। इसका टोटल करके आपको बाहर लिख देना है। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, आ रहा है 2,62,000, है ना। अब क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटीज का हमारे पास कैसे पेमेंट हुआ, तो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नेम से। आपको पेमेंट भी बैंक अकाउंट के नेम से ही करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, 5% लेस पे, और कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं 1,200 के, है ना। क्रेडिटर्स 5% लेस, इसका 5% हो गया 1,000, 1,000 लेस पे, यानी कि जो हमारे क्रेडिटर्स गए हैं वो गए हैं 19,000 के। कितने के गए हैं? 19,000, है ना। तो आप बाहर लिख दोगे 19,000। कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं, तो आ जाएगा हमारे पास टू बैंक अकाउंट के नेम से। बैंक अकाउंट के नेम से आप ब्रैकेट में लिख दो क्या है ये मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना। ये थे हमारे पास 1200। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना होता है, इनका टोटल करना होता है। क्या करना होता है? टोटल करना होता है। जब आप टोटल करोगे तो देखोगे कौन सी साइड ज्यादा है ना। आप देखोगे ये वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया है 2,83,800, है ना। इधर लिखो 2,83,800, है ना। अब आपको इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ गया है? प्रॉफिट आ गया, और ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट आया है 8,800, है ना। ये चीज़ वैसे आपकी जो है टोटल यहाँ से की होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा नीचे हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। और जो भी रेशो होगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो था क्वेश्चन में हमारे पास 3:2। 3:2 में जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 5,280 और 3,520। इतनी चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है, ये जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है, इसको प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नीचे ट्रांसफर करना है। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से आ जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ गया हमारे पास 5,280 और 3,520, है ना। 3,520। इसके अलावा भी कोई चीज़ है? इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको यहीं पे टोटल कर सकते हो, है ना। जो हमारा टोटल है वो कितना आ रहा है, इधर का टोटल आ जाएगा 1,55,280 और इधर का टोटल आया 93,520, है ना। यही आप इधर लिखो 1,55,280, है ना। ये आ गया 93,520। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट के नेम से आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं होता क्योंकि फॉर्म ही बंद हो रही है, तो क्या बैलेंस रखेंगे हम। यहाँ पे फाइनल पेमेंट होती है कि पार्टनर्स का कितना पैसा बैठ रहा है और उनको हमें पेमेंट करनी है ना। ये हमारे पास फाइनल पेमेंट ये इतनी आ जाएगी 1,55,280 और 93,520। समझ में आया? तो है हमारे पास अमाउंट, ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपको उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है ना। तो नीचे लिख लेते हैं हम इसको बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में वो वैल्यूज भी लिखनी है जो आपकी ऊपर वाले अकाउंट में से आई है। यानी कि हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में कि कुछ हमारे पास एसेट्स रियलाइज्ड हुए थे, एसेट रियलाइज्ड हुए तो कहाँ पे आएगा पैसा, इधर आएगा टू रियलाइजेशन के नेम से। जब एसेट रियलाइज्ड हुए थे तो आया था 2,62,000, है ना। जब हमारे पास हमने लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करा था तो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। यहाँ पे आप लिख लो लाइबिलिटीज जब हमने पेड करी थी और एसेट जब हमारे सोल्ड हुए थे, है ना। ये आया था हमारे पास 20,200 और कुछ पार्टनर्स को भी देना है, यानी कि बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ए को कितनी फाइनल पेमेंट करनी है, 1,55,280, 1,55,280। बी को जो फाइनल पेमेंट करनी है वो है 93,520, 93,520। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल चेक करना है, क्या इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। एक बार टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगा हमारे पास 2,69,000 और इधर का जो टोटल है वो आ रहा है 2,69,000। टोटल जो है वो फाइनली मैच हो चुका है ना। तो यही था हमारे पास बेसिकली एक रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और एक बैंक अकाउंट बनाया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में इसी तरीके से हमारे पास अकाउंट बनते हैं।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज चैप्टर का जो नेम है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। इस चैप्टर में बेसिकली जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का बेसिकली जो मतलब ये होता है कि हमारे पास फर्म जो है वो क्लोज हो रही है, ठीक है जी, फर्म क्लोज हो रही है, उसके जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो सब हमारे पास क्लोज हो रही है। तो उस समय पे जो हमारे पास WCR है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब समझो कि आपको अपने वर्कर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देने के लिए हम एक रिजर्व बना करके चलते हैं। अगर लेट सपोज बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, तीनों ही पार्टनर्स ने एक रिजर्व बनाया है मिलकर के, जिसको हम बोलते हैं WCR। क्यों बनाया? ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएं या कुछ भी इस तरह की चीज हो तो हम वर्कर को कंपनसेशन दे सके, यहां से हम देंगे, ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास WCR का मतलब। अब इसके कुछ केसेस समझते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे पास A और B 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1, ठीक है जी, और WCR गिवन है हमारे पास 50,000, है ना, और कोई भी क्लेम नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूं नो क्लेम या फिर नो इन्फॉर्मेशन, है ना, नो क्लेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब भी इस तरीके का चीज आ जाए कि WCR है, क्लेम नहीं है, तो चाहे वो आप चेंज इन PSR चैप्टर में कर रहे हो, चाहे वो एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, या फिर आप डिसोल्यूशन में हो, तो इस केस में तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही चलता है, यानी कि WCR जो है डेबिट हो जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स A और B। देखो यहाँ पर कुछ भी ओल्ड और न्यू नहीं होता है, यहाँ पर एक ही रेशो होती है, उसी में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 50,000 और ये 25,000 और 25,000, यानी कि 1:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है जी। ये चीज समझ में आई। ये था हमारे पास केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, देखो केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर सेकंड है कि हमारे पास A और B अगेन 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1। फॉर्म में हमारे पास डिसोल्यूशन हो रहा है और उस टाइम पे WCR गिवन है 50,000, और इस बार जो क्लेम हो गया है सर 30,000, ठीक है जी। सबसे पहले तो इसमें ये चीज देखनी है कि क्या हम कुछ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि 50,000 का रिजर्व था जिसमें से हमें 30 ही देने पड़े, तो 20 बच गए, तो 20 वो कहाँ जाएंगे, वो हम पार्टनर्स को दे देंगे, है ना। WCR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेना आप। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000, और 20,000 A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस रेशो में 1:1 में। तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 और 10,000। ये तो हो गया सर रिजर्व का। अब क्लेम का क्या करें, क्लेम की क्या एंट्री बनती है। देखो क्लेम को समझने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट का आपको नेचर पता ही है कि सबसे पहले तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो उधर लिखे जाते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो इधर लिखी जाती है, ब्रॉट डाउन होगी। सबसे पहले तो एक क्लेम इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय WCR के नेम से, बाय WCR 30,000। पेमेंट इधर हो जाएगी, पेमेंट होगी तो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नेम से। जब भी हम इधर पेमेंट करते हैं तो टू बैंक के नेम से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 30,000। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं हमारे पास। एक बार तो हमने इसको ब्रॉट डाउन करा, एक बार हमने इसकी पेमेंट करी। अगर हम इसको ही एंट्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कैसे आएगी, देखो इसमें एक एंट्री तो बनेगी सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की, यानी कि WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट करने की। पेमेंट करने की इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, है ना। एंट्री बनेगी हमारे पास रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 और 30,000, ठीक है जी। एक बार दोबारा समझो कि कैसे हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर
हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 50,000 का रिजर्व था जिसमें से 30,000 क्लेम ही हुआ, तो सबसे पहले तो 20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। फिर उसके बाद जो क्लेम था उसको सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की एंट्री करिए, फिर उसको पेमेंट करने की एंट्री करिए, है ना। इधर तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा गया है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, इधर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा गया है तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। इधर एंट्री बनी WCR टू रियलाइजेशन, इधर बनी रियलाइजेशन टू बैंक। कितनी चीज क्लियर है? चलो जी केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है हमारे पास। अगेन A और B पार्टनर है, रेशो 1:1 है, WCR है हमारे पास 50,000 और क्लेम भी 50,000 हो गया है ना। जितना हमने रिजर्व बनाया था उतना ही हमें क्लेम देना पड़ गया। तो इस केस में तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो सबसे पहले तो वही इस क्लेम को आप ब्रॉट डाउन करो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री बनी WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। 50,000 और 50,000, इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद अब इसकी पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन के डेबिट में गया तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री बनेगी हमारे पास यहां पर 50,000 से और 50,000 से, क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई चीज नहीं थी। सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की, फिर उसके बाद पेमेंट करने की। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 कहता है कि अगेन A और B दो पार्टनर्स 1:1 के लिए, WCR हमारे पास 50,000 है, क्लेम हमें देना पड़ गया है 70,000। क्लेम कितना हो गया है? 70,000। ठीक है जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ब्रॉट डाउन करने की एंट्री करो कि हमारे पास कितना हमारे पास ब्रॉट डाउन होगा। सबसे पहले तो होगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। ये हो गया हमारे पास 50,000 के, हम 50,000 ही दे सकते हैं। उसके बाद अभी पेमेंट कितने की करनी है? पेमेंट करनी है हमें 70,000 की, तो आप पेमेंट करोगे इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 70,000 से। समझ में आया? देखो समझो, इसको अकाउंट के फॉर्मेट में बना करके समझते हैं। जैसे हमारे पास ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इधर सबसे पहले तो आपने ब्रॉट डाउन करा बाय WCR के नेम से, 50,000 ब्रॉट डाउन कर लिए। अब आपको पेमेंट करनी है, इधर पेमेंट हम इधर करते हैं, पेमेंट करनी है 70,000 की। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो फर्म है वो क्लोज हो रही है, ठीक है। आपको पेमेंट करनी ही होगी जितनी भी हमारी फाइनल पेमेंट रहती है, चाहे हमें उस केस में लॉस क्यों ना हो जाए 20,000 का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 5। A और B दो पार्टनर्स हैं 1:1 के लिए। इस बार WCR है ही नहीं, यानी कि नो WCR। ठीक है जी। पर क्लेम हो गया है 70,000। क्लेम कितने का हो गया है? 70,000 के। फर्म में कोई भी WCR बनाया हुआ है नहीं था, पर जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको हमें क्लेम देना पड़ गया। तो इस केस में क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास WCR है ही नहीं। सीधा आप क्या करोगे? एक सिंपल पेमेंट का आप एंट्री करोगे, तो पेमेंट बनेगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। एंट्री बनेगी हमारे पास 70,000 से। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। ये थे हमारे पास WCR के मेनली 5 के 5 केसेस, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चलते हैं अब अपने IFR के केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, IFR बेसिकली हमारे पास होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी। IFR की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, बेसिकली अगर आपने कुछ शेयर्स वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, तो जब इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है जी, लेट सपोज हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? बुक वैल्यू। ठीक है जी। अब जितने की इन्वेस्टमेंट करी थी वो चीज उतने की तो नहीं रहेगी, ठीक है। वो चीज बाद में कितने की हो गई है? 80,000 की हो गई।
लेट्स सपोज जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू, यानी कि आज के समय में उसकी कितनी कीमत है। अब यहाँ पे तो हमें लॉस हो गया कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट करा था, 80,000 रह गए, तो उस लॉस के लिए हमें यहाँ पर एक रिजर्व बनाना होता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। के जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी उसको मेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जिसका नाम क्या है, IFR। सबसे पहले तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे इसके क्या केसेस बनते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वो समझो। देखो IFR के यहाँ पे केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं हमारे पास बेसिकली। सबसे पहला केस क्या है, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट गिवन इन बैलेंस शीट। इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ठीक है जी। बैलेंस शीट में कोई भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है पर आपके पास IFR है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जब हम IFR को या किसी भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, वो रिजर्व डेबिट हो जाता है, यानी कि IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी है, ये एंट्री बनी है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आ गया जी। चलो जी, अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या होता है हमारे पास, ये है इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, तो आप कहां पे लिखोगे उसको, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इसको हम लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ब्रॉट डाउन करोगे, पेमेंट नहीं करोगे इसकी, है ना, इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं इस केस में, सिर्फ और सिर्फ हम उसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लास्ट है हमारे पास, वो क्या है, वो क्या है कि इफ एनी लाइबिलिटी इज पेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करा हो, किसके लिए, एसेट के लिए, तो हम यहां पर उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। किस केस में, फुल सेटलमेंट के केस में। फुल सेटलमेंट के केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है जी। ये चीज आपको समझनी थी। If any liability is paid by giving an asset in full settlement, then no entry will be passed। समझ में आया आपको अच्छे से। आई होप आपको आज की वीडियो के जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।